Hello guys, today we continue our next part. Why PD pumps need safety valve at discharge site whereas a centrifugal pumps does not need it. तो PD पंप्स को डिस्चार्ज साइड पे सेफ्टी वाल्व की ज़रूरत क्यों पड़ती है जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? सो लेट्स because the positive displacement pumps create a higher discharge pressure even up to 200 bars. In case by mistake the discharge valve is closed, the higher delivery side pressure will damage the discharge line and pump itself. To avoid, we need a safety valve which may recycle a portion of liquid from delivery side टू दी रिजर्वायर. सो हमें पीडी पंप्स में यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हायर प्रेशर डिस्चार्ज करता है, इवन अप टू 200 बार्स, 200 बार तक का ये प्रेशर डिस्चार्ज करता है. इन केस बाय मिस्टेक द डिस्चार्ज वाल्व इज क्लोज्ड, द हायर डिलीवरी साइड प्रेशर विल डैमेज द डिस्चार्ज लाइन एंड पंप इटसेल्फ. अगर किसी केस में डिस्चार्ज वाल्व क्लोज हो जाता है, बंद रह जाता है, तो जो हायर डिलीवरी प्रेशर होगा वो डिस्चार्ज लाइन या पंप दोनों को डैमेज कर सकता है. टू अवॉइड वी नीड ए सेफ्टी वाल्व विच में रिसाइकल अ पोर्शन ऑफ लिक्विड फ्रॉम डिलीवरी साइड टू द रिजर्वायर. इसलिए हमें जो है सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि डिस्चार्ज लाइन या पंप को किसी प्रकार का डैमेज ना हो और जो लिक्विड होता है रिसाइकल अ पोर्शन ऑफ लिक्विड फ्रॉम डिलीवरी साइड टू द रिजर्वायर, रिजर्वायर से डिलीवरी साइड से रिजर्वायर में रिसाइकल होता रहता है. इसलिए हमको सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता पड़ती है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्टीम इजेक्टर्स आर लोकेटेड अबव 10.33 मीटर ओनली और व्हाट इज बैरोमेट्रिक लेग? स्टीम इजेक्टर्स हमारे 10.33 मीटर की ऊंचाई पर ही क्यों लोकेट होते हैं, या बैरोमेट्रिक लेग क्या होता है, बैरोमेट्रिक लेग हम किसे कहते हैं? सो व्हेन स्टीम इजेक्टर्स आर इन ऑपरेशन ए हायर वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड सिस्टम. इफ द सिस्टम कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेरिक एयर वुड एंटर the system and break the vacuum. So we use water as a seal. Put water also will be sucked by the vacuum to a height of 10.33 meter, which is known as barometric leg. If the steam ejectors is kept below 10.33 meter, the barometric leg would be unstable and water will be enter this system. 10.33 meter of water is equal to 760 mm of Hg. The barometric line should be straight to ensure a perfect vacuum. क्या होता है कि when steam ejectors are in operation, a higher vacuum is created inside this system. जब steam ejectors ऑपरेशन में होते हैं तब एक हायर वैक्यूम क्रिएट करते हैं सिस्टम में. If the system comes in direct कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेयर, अगर सिस्टम जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो एटमॉस्फेरिक एयर वुड एंटर दिस सिस्टम एंड ब्रेक द वैक्यूम. तो एटमॉस्फेरिक जो एयर होगी वो सिस्टम में एंटर कर जाएगी और वैक्यूम को ब्रेक कर देगी. सो वी यूज़ वाटर एज ए सील, इसलिए हम वाटर को एज ए सील यूज़ करते हैं. बट वाटर विल बी सक्ड बाई द वैक्यूम टू ए हाइट ऑफ 10.33 मीटर विच इज़ नोन एज बैरोमेट्रिक लेग. लेकिन वाटर जो है सक कर लिया जाएगा वैक्यूम के द्वारा जो कि 10.33 मीटर होगी एज ए बैरोमेट्रिक लेग. हम इस जो ये 10.33 मीटर हाइट होती है इसको हम एज ए बैरोमेट्रिक लेग के नाम से भी जानते हैं. इफ़ द स्टीम इजेक्टर्स इज केप्ट बिलो 10.33 मीटर, द बैरोमेट्रिक लेग वुड बी अनस्टेबल एंड वाटर विल बी एंटर दिस सिस्टम. अगर हाइट जो है 10.33 मीटर से कम है तो बैरोमेट्रिक लेग होगा अनस्टेबल हो जाएगा
और वाटर सिस्टम में एंटर कर जाएगा। सो 10.33 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। 10.33 मीटर हाइट जो होती है वाटर की वो हमारे 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होती है। द बैरोमेट्रिक लाइन शुड बी स्ट्रेट टू इंश्योर ए परफेक्ट वॉल्यूम। अगर बैरोमेट्रिक लाइन स्ट्रेट है तो ये शो कर रही है कि परफेक्ट जो वैक्यूम होगा वो परफेक्ट होगा। इंश्योर ए परफेक्ट वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम को इंश्योर करती है बैरोमेट्रिक लाइन अगर स्ट्रेट है तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ नोजल इन स्टीम इजेक्टर्स। स्टीम इजेक्टर्स में नोजल का साइज क्या होता है? तो नोजल का साइज हमारा होता है 1 to 3 mm डायामीटर। 1 से 3 mm डायामीटर का हमारा नोजल का साइज होता है स्टीम इजेक्टर्स में। नेक्स्ट, वाई स्टीम इजेक्टर आर यूज्ड इन सीरीज। स्टीम इजेक्टर्स को हम सीरीज में क्यों यूज करते हैं? सो इफ द सिस्टम अंडर विच वैक्यूम नीडेड इज लार्ज, दैट इज इफ वी हैव to suck large volume of vapors from the system, a single ejector cannot handle the entire load, so we need more ejectors in series। इसलिए हमको more ejectors की आवश्यकता पड़ती है सीरीज में। So if the system under which vacuum needed is large, अगर हमें अधिक वैक्यूम की आवश्यकता है, अगर किसी सिस्टम में जो सिस्टम ऑपरेशन में है उसको जो है विच वैक्यूम नीडेड इज लार्ज, अधिक वैक्यूम की आवश्यकता है। इफ़ वी हैव टू सक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर्स फ्रॉम दिस सिस्टम, ए सिंगल इजेक्टर कैन नॉट हैंडल द एंटायर लोड। अगर हम सिस्टम के वेपर्स को जो है एक सिंगल इजेक्टर्स के द्वारा सक करते हैं तो ये जो है एंटायर लोड को हैंडल करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए सो वी नीड मोर इजेक्टर्स इन सीरीज, इसलिए हमें अधिक इजेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, इनको हम सीरीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई एन इंटर कंडेंसर इज नीडेड बिटवीन 2 स्टेजेस ऑफ इजेक्टर्स। व्हाई एन इंटर कंडेंसर, हमें एक इंटर कंडेंसर की आवश्यकता क्यों पड़ती है बिटवीन 2 स्टेजेस ऑफ इजेक्टर्स। 2 इजेक्टर्स के बीच हमें एक कंडेंसर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सो in intercondenser the vapor from a particular stage is cooled and thus the load to the next stage is reduced. Only the incondensable, the part of vapor that cannot be condensed, move to the next stage, which would leave the system along with next stage condensed vapor. So क्या होता है? इन इंटर कंडेंसर द वेपर फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेज इज कूल्ड। एक इंटर कंडेंसर में क्या होता है कि वेपर्स जो होती हैं एक पर्टिकुलर स्टेज पे ठंडी हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं, एंड दस द लोड टू द नेक्स्ट स्टेज इज रेड्यूस्ड। और अगले जो स्टेज होती है, अगले कंडेंसर के लिए जो लोड होता है वो रेड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ओनली द इनकंडेंसेबल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। केवल वही वेपर्स जो है नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हैं जो इनकंडेंसेबल होती हैं, जो कंडेंस नहीं होती हैं। स्टेज विच वुड लीव द सिस्टम अलोंग विद नेक्स्ट स्टेज कंडेंस्ड वेपर, और जो कि अपने अगले वाले स्टेज को लीव करती हैं कंडेंस्ड वेपर के अकॉर्डिंग। इसलिए हमें इंटर कंडेंसर की आवश्यकता पड़ती है 2 स्टेज ऑफ इजेक्टर्स के बीच में। व्हाट इज MSDS? MSDS क्या है? MSDS Material Safety Data Sheet is a sheet which gives all information such as physical, chemical properties of chemical being handled, TLV, antidote, safety precautions, fire extinguishers, type of to be used, etc. Everyone who handles a chemical substance should be well aware of MSDS of that particular product. तो MSDS क्या है? MSDS हमारा मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होता है। इज ए शीट विच गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन। ये एक शीट होती है, एक डेटा होता है जो कि हमें सभी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल बीइंग हैंडलिंग, कैसे हमें किसी केमिकल को हैंडल करना है, TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, एंटीडोट सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा हमें कैसे करनी वो, फायर एक्सटिंग्यूशर्स,
टाइप टू बी यूज्ड एट्सेट्रा, हमें कैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने हैं। एवरीवन हु हैंडल्स ए केमिकल सब्सटेंस शुड बी वेल अवेयर ऑफ MSDS ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो सभी जो कि केमिकल सब्सटेंस को हैंडल करते हैं उनको MSDS के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ केसिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में केसिंग का क्या रोल है, केसिंग का क्या रोल है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। द केसिंग इज डिजाइंड इज सच मैनर इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेज फ्रॉम द साइड ऑफ एंट्री ऑफ लिक्विड, दैट इज द लिक्विड एंटर्स इन ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया and moves along higher cross section area. Due to that, part of its kinetic energy is converted into pressure energy. So casing is designed in such manner its cross section area increases from the side of entry of liquid. casing क्या होती है, casing डिज़ाइन होती है in such manners इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ एंट्री लेवल ऑफ लिक्विड्स, दैट इज द लिक्विड एंटर्स इन ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन। लिक्विड जो है एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर करता है एंड मूव्स अलोंग ए हायर क्रॉस सेक्शन, और ये जो है मूव करता है एक हायर क्रॉस सेक्शन एरिया में। ड्यू टू दैट पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी।